हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज हम बात करने वाले हैं प्रदूषण की वजह से भारत में कई राज्य ऐसे हैं जहां पर लोगों की औसत आयु घट रही है। सरकार प्रयास कर रही है कि नए नए जो है स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करें, जिसकी वजह से लोगों की जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ती जाए। लेकिन प्रदूषण की वजह से 1 साल 2 साल नहीं, अगर हम सुधार करें इन चीज़ों पर तो 8 साल 9 साल लोगों की आयु बढ़ सकती है। अब क्या क्या फैक्टर्स हैं, किसकी वजह से चीजें ऐसी हो रही है, सारा हम यहाँ पर 1 बाय 1 कवर करेंगे। देखिए क्या लिखा है। भारत की जो औसत आयु घटी, 3.5 साल जो है लोगों की औसत आयु घट गई। बेचारा जन्म लिया होगा, पंडित जी ने उसकी कुंडली देखी होगी, बताया होगा 50 तुम 75 साल तक जियोगे। धीरे धीरे पोल्यूशन बढ़ा, उसकी 3.5 साल उम्र ऑलरेडी कम हो चुकी है। दिल्ली के बारे में जैसे बोलते हैं कि आप 5-6 साल दिल्ली में रह के देखिए, 2-3 साल आपकी उम्र कम हो जाएगी। तो कम जीने का शौक है तो आप यहाँ पर रह सकते हैं। तो चर्चा में क्यों आए, तो इपिक एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार वायु प्रदूषण से भारतीयों की औसत जीवन प्रत्याशा 3.5 साल लगातार कम हो रही है। भारत की 1.4 अरब आबादी है। डब्ल्यूएचओ मानक से अधिक प्रदूषण यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। कोई नई बात नहीं है, हमें ऑलरेडी ये पता है। हर साल जो है जैसे ठंड अभी आने शुरू होगी तो आपको दिखाई देगा कि प्रदूषण कितना है। प्रदूषण को डब्ल्यूएचओ के मानकों तक घटाया जाए अगर, तो हम 9.4 महीने औसत आयु बढ़ा सकते हैं लोगों की। लोग लंबे जीवन जीने के लिए पता नहीं क्या क्या करते हैं, लेकिन अगर प्रदूषण कम कर दे तो लोग यहाँ पर जी सकते हैं। सबसे ज्यादा प्रदूषण यहाँ पर है दिल्ली में और उत्तरी मैदानी इलाकों में। सबसे ज्यादा स्थिति आपको गंभीर दिखाई देगी। अब एक हमारा ऑफर है जो काफी लंबे समय से चल रहा है, लास्ट ही चल रहा है, तो अगस्त का एंड ऑफर सेल है जो कि 25 से 29 अगस्त तक चलने वाला है। यूपीपीएससी यूपीएससी के जितने भी हमारे फाउंडेशन कोर्सेज हैं, प्री प्लस मेंस के, यहाँ पर लाइव और ऑनलाइन में आपको ऑफ दिया जा रहा है। तो दोनों को जो इंडिकेटेड कोर्स है जीएस फाउंडेशन कोर्स, यहाँ पर 50% से ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा। 35,000 में बैच मिल जाएगा। ईएमआई की सुविधा भी है अगर आप वन टाइम में पेमेंट नहीं कर सकते हो। दूसरा हमारा है यूपीपीएससी का फाउंडेशन कोर्स प्री प्लस मेंस कंप्लीट, यहाँ पर है जीएस प्लस सी सेट, 60% से अधिक का डिस्काउंट दिया जा रहा है। वैसे तो फीस 30,000 है, अगर आप 2 इंस्टॉलमेंट में लेना चाहें तो आपको ये विकल्प अवेलेबल हो जाएगा। यूपीपीएससी का टारगेट प्रीलिम्स बैच भी अवेलेबल है, अप टू 70% तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है। जीएस का अगर आप सिर्फ ज्वाइन करेंगे तो 11,000 में है। सी सेट के साथ आपको ये बैच 15,000 में मिल जाएगा। नंबर है 9555124124, या फिर आप विजिट कर सकते हो sanskritiyes.com की वेबसाइट पर। आते हैं वापस हमारे टॉपिक पर कि भारत में वायु प्रदूषण की स्थिति पहले देखते हैं कि क्या स्थिति है। 2023 में PM 2.5 का स्तर 2022 की तुलना में अधिक पाया गया था। डब्ल्यूएचओ के मानक अगर 2021 के अनुसार हम देखें तो PM 2.5 अगर यहाँ पर है तो लगभग 5 जो है होने चाहिए। मतलब जो है मतलब यहाँ पर माइक्रोग्राम यहाँ पर बताया जा रहा है कि कितने जो है वायु में कितने % तक के इस प्रकार के पार्टिकल हो सकते हैं। अगर बात करें तो भारत में वैसे भी ज़्यादा है, यहाँ पे 15 होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर 60 है। ठीक है, भारत में औसत जो डब्ल्यूएचओ सीमा से हम 8 गुना या 8 ज़्यादा सीमा को हम पार कर चुके हैं। मतलब 2 होने चाहिए तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 8 के साथ, तो इतना ज़्यादा स्तर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। जीवन प्रत्याशा पर प्रभाव तो हमने स्टार्टिंग में देखा 3.5 साल। अगर हम इनके डब्ल्यूएचओ के मानकों को फॉलो करें तो लगभग 8.2 वर्ष उम्र हम बढ़ा सकते हैं। उत्तरी मैदान, जो उत्तरी इलाका है, 54 करोड़ लोगों की औसत आयु 5 वर्ष बढ़ सकती है। 3 सर्वाधिक राज्य जो ज्यादा प्रभावित हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। सरकार कोई भी योजना लागू कर ले, इतनी औसत आयु नहीं बढ़ा पाएगी। कोई दवाई लेके आ जाए, कोई प्रोडक्ट लेकर के आ जाए, कोई योजना लेकर के आ जाए, फिर भी पॉसिबिलिटीज नहीं है इतनी आयु बढ़ाने की जितनी है कि प्रदूषण को आप कम कर दीजिए, लोगों की औसत आयु इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। अब राष्ट्रीय कार्यक्रम जो है और लक्ष्य के बारे में बात करते हैं। तो एनकैप, जिसको हम बोलते हैं राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम, 2019 का लक्ष्य था कि 2017 की तुलना में 20 से 30% प्रदूषण घटाना 2024 तक। हमें पता है लक्ष्य तो हम बनाते ही रहते हैं। संशोधित लक्ष्य फिर इन्होंने इसमें अमेंडमेंट किया। 131 नॉन अटेंडमेंट सिटीज में 2026 तक ये 40% की कमी लाना चाहते हैं। कौन सा राष्ट्रीय कार्यक्रम और लक्ष्य, पहले 2000 यहाँ पर था 24 पूरा नहीं कर पाए हैं तो हमने कर दिया 2026 तक। 2023 तक हमने क्या प्रगति की है इस नियम कानून में या योजना में, तो 2017 की तुलना में प्रदूषण स्तर में 10.7% की गिरावट देखी गई। 44.5 करोड़ लोगों की जीवन प्रत्याशा में 6 महीने की वृद्धि भी देखी गई। इतने लोग थोड़ा सा फायदे में रहे थे हमारी जो भी योजना लागू की गई थी। तो
अब अन्य पहलू देखते हैं, स्वास्थ्य पर प्रभाव क्या पड़ता है, आर्थिक प्रभाव क्या पड़ेगा। तो डब्ल्यूएचओ के अनुसार वायु प्रदूषण हर साल भारत में 18 लाख मौतों का कारण बनता है। इतने सारे लोग सिर्फ सांस लेने की वजह से मर रहे हैं, जिसमें होता है हृदय रोग, कैंसर, श्वसन और बच्चों में विकार, ये सारी जो है समस्याएं आपको देखने को मिलेंगी। अब ये लोग मरेंगे तो जाहिर सी बात है, जब लोग मरेंगे तो आर्थिक नुकसान भी बहुत बड़ी मात्रा में होता है। वायु प्रदूषण से भारत को जीडीपी का 1.4 से लेकर के 1.7% तक का नुकसान होता है। इतना सरकार बढ़ा नहीं पाती है हर साल जितना हम नुकसान झेल रहे हैं। कार्यक्षमता में कमी आती है और स्वास्थ्य पर भारी खर्च होता है। अब कोई बीमार होगा तो ऑफिस में जाकर कैसे काम करेगा? सरकार के लिए काम कर रहा हो चाहे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में काम कर रहा हो, अगर वह स्वस्थ नहीं है तो काम उसकी कार्यक्षमता जो है घट जाती है, जिससे कहीं ना कहीं हमें आर्थिक जो है नुकसान झेलना पड़ता है। अब हम बात करें वैश्विक तुलना की, तो भारत दुनिया का सबसे प्रदूषित देश। PM 2.5 के स्तर पर देखें, देखो PM 10 तो तब भी ठीक है, लेकिन PM 2.5 बहुत बारीक कण होते हैं। शायद जो है एक बाल हमारा होता है उससे के भी 1000वें हिस्से का जितना पार्ट हो सकता है उतने बारीक से होते हैं, और ये बहुत जल्दी हमारी बॉडी में अंदरूनी पार्ट्स में पहुंच जाते हैं। चीन ने 2013 में एयर पोल्यूशन एक्शन प्लान लागू किया, जिससे 30 से 40% PM 2 कमी हासिल की। 2.5 कमी मतलब जो है चीन ने जो भी नियम कानून अपने यहाँ पे लागू किए उसके बेनिफिट्स उसको बहुत ज़्यादा हुए हैं। नीति और रणनीति हम क्या बना सकते हैं कि इसको कम कर पाएं, इतने सारे लोग मर रहे हैं। तो नवीकरणीय ऊर्जा पर हम जो है फोकस कर सकते हैं, जैसे नेशनल सोलर मिशन, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, ई वाहन प्रोत्साहन, ताकि जो भी देखो जो ये पोल्यूशन होता है, जैसे अभी ठंड आएगी ना, दिल्ली में ऑड एंड इवन चालू हो जाएगा, क्योंकि गाड़ियाँ कम चलेंगी, कम प्रदूषण फैलाएंगी, जो है यही अवधारणा हमारी है। तो हम क्यों ना ई वाहनों को प्रोत्साहित कर दें, प्रदूषण हॉटस्पॉट प्रबंधन करना शुरू कर दें कि यहाँ पर पोल्यूशन ज़्यादा है, इसको हम कैसे कम करें। WTO और SDG लिंकेज, हम SDG गोल हमारा 3 है स्वास्थ्य, SDG 11 है सतत शहर, और SDG 13 हमारा बोलता है जलवायु कार्रवाई। इनको हमें इंटीग्रेट करके काम करने की आवश्यकता है। ये यहाँ पर दिया है 1947 में जो है लाइफ की जो है एक्सपेक्टेंसी कितनी थी एवरेज, और 2020 तक कितनी है ये हमें दिखाई दे रही है, ज़्यादा हुई है। इसका कारण यह है कि स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हो गई हैं, स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच जो है बेहतर हो गई है। लेकिन अगर बात करते हैं तो ये कम हो रही है, किसकी वजह से? वो हो रहा है प्रदूषण की वजह से। ओके, अब जो है यहाँ पर डेटा देखते हैं, तो भारत की औसत जीवन प्रत्याशा हानि हुई है 3.5, ठीक है। WTO का मानक कितना है? 2.5 के लिए 5 होना चाहिए, और यहाँ पर कितना दिखाई दे रहा है? 40। दिल्ली में संभावित लाभ के बारे में देखें तो 8.2 वर्ष की वृद्धि औसत आयु में हो सकती है। ये सारा हमने जो है ऑलरेडी देख लिया है कहाँ पर कितना अधिक है। अब बात करते हैं संवैधानिक और कानूनी प्रावधानों की। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि नीति और नियमों में ही इस प्रकार की चीज़ें बताई गई, इवन संविधान में भी हमारा जो है जीवन का अधिकार, स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार, ये सारे दिए गए आर्टिकल 21 में। तो क्या लिखा है? आर्टिकल 21 बोलता है जीवन के अधिकार में स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार सम्मिलित है। सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या की थी। अब इसका सबसे अगर साधारण सा उदाहरण प्रस्तुत करूँ तो मान लीजिए आपके पड़ोस में कोई ऐसा व्यक्ति रहता है, दिन रात टायर जला रहा है, कचरा गंदगी फैला रखी है, सांस लेने आपको समस्या हो रही है, तो आप जो है कोर्ट जा सकते हो ये बोलते हुए कि आर्टिकल 21 का उल्लंघन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि स्वच्छ पर्यावरण जीवन के अधिकार के तहत आता है। तो अगर कल को जो आपके पड़ोस में कोई चीज़ ऐसी करे तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही आप कर सकते हो। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया, राज्य और नागरिकों का पर्यावरण की रक्षा और सुधार का दायित्व। तो राइट्स नहीं जो है यहाँ पर लाइबिलिटी या ड्यूटी भी प्रदान की गई है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT इसलिए बनाया गया था ताकि वायु प्रदूषण पर कई ऐतिहासिक फैसले संबंधित हैं। जब इस प्रकार की चीज़ें होती हैं ना तो आपको NGT जाना होता है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, वहाँ पर शिकायत दर्ज करिए, फिर मामला आगे बढ़ाया जाता है। कई बार NGT जो है जुर्माना वगैरह लगा देता है कि 50,000 भर दो, 60,000 भर दो, क्योंकि तुमने प्रदूषण फैलाया है, गंदगी फैलाई है, लोगों का जीवन जो है यहाँ पर थोड़ा मुश्किल किया है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताएं देखें अगर, तो भारत जो है पेरिस समझौता और COP28 लक्ष्यों के तहत नेट जीरो उत्सर्जन 2070 तक हासिल करना चाहते हैं। ये तो हम लगातार पढ़ रहे हैं कि 2070 तक हम नेट जीरो एमिशन हासिल करना चाहते हैं। उसके लिए अलग अलग प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं। WHO के एयर क्वालिटी गाइडलाइंस और यूनेप्स के क्लीन एयर कोalition का सदस्य भी हम बने हुए हैं। SDG हमने देख ली है 33, 11 और 13, ये 3 हैं जिन पर हमें फोकस करना होता है। तकनीकी और नीतिगत इनोवेशन के बारे में बात करते हैं तो एयर क्वालिटी
इंडेक्स जो हर बार जारी होता है, 0 से 500 तक का स्केल होता है। आम जनता के लिए वायु प्रदूषण समझाने का साधन है कि भाई तुम्हारे इलाके में इतना जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स है, इतना सेफ है, इतना नहीं सेफ है, मिडिल है या बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो गया है। स्मोक टावर भी होते हैं, दिल्ली और एनसीआर में प्रायोगिक उपयोग किए जाते हैं। ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान्स ग्रैप भी लगाया जाता है। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण स्तर के आधार पर कदम ग्रैप वगैरह लगाते हैं ना। अभी ठंड आने दीजिए, सब कुछ समझाएंगे, सब चीज़ें जो है चर्चा में रहेंगे। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट उत्तरी भारत में, तो जहाँ पर प्रदूषण ज़्यादा है वहीं पर ज़्यादा काम किया जा रहा है। सामाजिक और आर्थिक प्रभाव, तो बाल स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। बच्चे और वृद्ध प्रदूषण की वजह से सबसे ज़्यादा यही प्रभावित होते हैं। महिलाओं के स्वास्थ्य में भी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि घरों में खाना वगैरह बनाना, और जो है आप दिल्ली के बहुत सारे घर वगैरह देखेंगे तो उनमें जो है एयर का वेंटिलेशन नहीं होता है, जिसकी वजह से भी जो है वो बहुत बीमार पड़ती है। कृषि पर भी असर पड़ता है, ओजोन और पीएम से फसल उत्पादकता घटती है। ये सारा जो है ऑलरेडी यहाँ पर बताया जा चुका है। अब बात करें अगर तुलना की, तो हमने देखा चीन ने 2013 में एक एक्शन प्लान बनाया और वहाँ पर जो है PM 2.5 को 30 से 40% तक का इन्होंने कम कर लिया। यूरोप और अमेरिका ने भी 1970 से लेकर जो है क्लीन एयर एक्ट, सल्फर डाइऑक्साइड और जो है नाइट्रोजन ऑक्साइड स्तर पर जो है 60 से 70% घटा लिया। इन्होंने शुरू किया था, ये अपने यहाँ पर घटाते जा रहे हैं, अपने यहाँ पर क्लीन एयर वगैरह जो भी है प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन अल्प विकसित देश या विकासशील देश, ये सारे ऐसे हैं जो कि इन समस्याओं का सामना कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास ना तो टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी है और ना ही फंड की उपलब्धता इतनी अच्छी है कि सारी चीज़ों को छोड़ करके रोड, इंफ्रा, हॉस्पिटल्स, स्कूल, शिक्षा, भोजन, इनको छोड़ करके पर्यावरण के लिए काम करें। तो ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। चुनौतियां और आगे का रास्ता क्या हो सकता है? चुनौतियां हैं, वाहनों की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, उनको हम कम करें। पराली जलाने वाली समस्या तो हर साल फिक्स है, हमें उसका कुछ अल्टरनेटिव ढूंढना चाहिए। कोयले पर निर्भरता कम करनी चाहिए और शहरीकरण और निर्माण गतिविधियाँ जो भी है इनको भी हमें मॉनिटर करने का प्रयास करना चाहिए। तो इनको हम कैसे कर पाएंगे? रिन्यूएबल एनर्जी ले आइए, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल वगैरह हो गए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट होंगे तो लोग कम गाड़ियाँ इस्तेमाल करेंगे। वन हेल्थ अप्रोच, चाहे पर्यावरण हो, इंसान हो या जानवर हो, सबको जो है साथ में रखकर काम करना चाहिए। बात करते हैं डिसेंट्रलाइज्ड एक्शन प्लान होना चाहिए। इसमें क्या है, राज्यों और जिलों की भूमिका भी सम्मिलित करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट हमारा है, कुछ फैक्ट्स यहाँ पर दिए हुए हैं, वही सारे हैं जो स्टार्टिंग में हमने पढ़े। 1.8 मिलियन मौतें होती हैं हर साल। भारत वायु प्रदूषण से सर्वाधिक प्रभावित देशों में से एक है। भारत का 70% बिजली उत्पादन कोयले पर आधारित है। तो कैसे हम यहाँ पर प्रदूषण को कम करें? WHO के अनुसार 99% वैश्विक आबादी अस्वच्छ वायु में सांस ले रही है। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया की 99% आबादी कैसी हवा में सांस ले रही है, जो कि उनके लिए सेफ नहीं है। अब एक प्रश्न हमारा इसी आर्टिकल से संबंधित है। प्रश्न पूछ रहा है, भारत में वायु प्रदूषण से संबंधित सही कथन चुनें। पहला है, हर साल 1.8 मिलियन मौतें होती हैं। लैंसेट रिपोर्ट है 2020 की। IEA 2023 के अनुसार भारत का 70% बिजली उत्पादन कोयले पर आधारित है। तीसरा स्टेटमेंट है, WHO का कहना है कि 99% वैश्विक आबादी अस्वच्छ वायु में सांस लेती है। तो सही आंसर आपको जो है कमेंट बॉक्स में बताना है। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है, ताकि जितने भी इस प्रकार के आर्टिकल्स है वो सारे आपको समय पर मिलते रहे। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।